गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मेरा नाम है अमनजोत और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिकॉज वी नो इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर का कंपैरिजन अगर हम करें तो इन द लास्ट ईयर वी हैव सीन कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कहाँ से आए थे। इकोनॉमिक्स से 8 to 10 क्वेश्चंस आपके देखे गए थे इन द पेपर। तो जो important questions topic से question session, let me know if I'm audible to all of you and the PPT is also visible to everyone. Everything is okay, we are good to go. Okay, everything is okay. So let's start today's session. Session start करने से पहले I want each and everyone to participate in the session ताकि हम, because we are not discussing the concepts here, we are discussing the questions. तो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को करने हैं। जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर नहीं आता है आपको, यू डायरेक्टली टाइप दैट वी डोंट नो, ताकि हम उसको डिस्कस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। बट स्टिल आई वांट ईच एंड एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द सेशन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, वी आर नॉट डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कशन जब कर रहे हैं, एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू आंसर द क्वेश्चन बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द पेपर 2 फेज 1, आपके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चंस बनेंगे। अगर नहीं बनते तो इट्स ओके, विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। So let's start from the first question of this particular session, that is on the capital market. Capital market के ऊपर आपका क्वेश्चन है, जहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं that which of the following statement is are correct about chicken market. चिकन मार्केट से रिलेटेड इसमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन है जो सही है। गुड आफ्टरनून प्रियांशु। चलिए तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है इन चिकन मार्केट देयर इज डाउनवर्ड ट्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चिकन मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड होता है ऑफ द इंडेक्सेस ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या ऐसा होता है चिकन मार्केट में? सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं दे वांट टू टेक रिस्क, दे डू नॉट वांट टू लूज देयर मनी इन द कैपिटल मार्केट। वो चिकन इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज सेइंग द इन्वेस्टर्स हु आर ग्रीडी। ऐसे इन्वेस्टर जो ग्रीडी होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल मार्केट में, वो चिकन इन्वेस्टर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है अबाउट द चिकन मार्केट, बताइए। चलिए, नाउ लेट मी नो, इज इट ओके नाउ? Is it still buffering? Am I audible to all of you? And the PPT is also visible to all of you. Are we good to go? Let me know, is everything okay?
ओके, नाउ एवरीथिंग इज ओके। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अगेन, रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स दैट सेल सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, सिमिलर पर थोड़े बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उस पर्टिकुलर मार्केट को क्या कहा जाता है? इज इट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, इज इट मोनोपोली मार्केट, is it oligopoly, or is it perfect competition market? So maximum students are going with A, like सबसे ज़्यादा आप लोगों के आंसर जो आ रहे हैं that is A. Nisha is saying A. Nisha is also saying A. ठीक है, तो करेक्ट इज वेरी गुड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो आपका होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसा टाइप ऑफ मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं जो स्लाइटली डिफरेंट और लगभग सिमिलर सा प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करते हैं, लाइक बेसिक सा इमेजिनरी डिफरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलता है इन द पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, गुड आफ्टरनून अमन। Yes, very good. Siddharth, Namrata, Nisha, all are correct. It's A. Now the third question is, which of the following is are the feature of primary market? Now primary market and secondary market is a very important part of your economics syllabus for the SEBI grade A 2022 एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल मार्केट पे बहुत फोकस किया गया है बाय द सेबी। तो प्राइमरी मार्केट का इसमें से कौन सा फीचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, बताइए। First is saying it is a market for new long-term equity. Second is saying the securities are directly issued by company to investor. यानी कि पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग। कंपनी इशू करती है सिक्योरिटी और इन्वेस्टर्स उसको परचेस करते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज सेइंग इट इज ऑल्सो नोन एज बेस्ट क्वालिटी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को बेस्ट क्वालिटी मार्केट भी कहा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी सी और डी इज रिगार्डिंग द प्राइमरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम न्यू इश्यू मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ ना, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। नम्रता अगेन इज सेइंग ए। ठीक है, इट मीन्स 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट, बाकी लोग बताओ। देखो, जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा यू कैन डायरेक्टली से वी डोंट नो, ताकि हम उसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल गो फॉरवर्ड। निशा इज ऑल्सो सेइंग ए, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया दैट प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, तो यहाँ पे न्यू इश्यू मार्केट का मतलब ही ये हो गया कि आपकी न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जा रहा है जिस मार्केट में, वो मार्केट आपका प्राइमरी मार्केट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, दिस इज रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ऑब्वियस, जब आपका न्यू इश्यू मार्केट है, सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम सेल किया जा रहा है, तो कंपनीज इशू करेंगी एंड इन्वेस्टर्स विल बाय दो सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज द बेस्ट क्वालिटी मार्केट इज नोन एज गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट जो है आपका, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेसिंग होती है एंड इट कम्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट। ये आपका किसके अंदर आता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, दीज टू ऑप्शंस आर रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट। द थर्ड ऑप्शन इज इंडिकेटिंग द सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट में भी आपका कौन सा, गिल्ट एज मार्केट की बात यहाँ पे की। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अमन इज ऑल्सो सेइंग ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एंड दिस ईयर इज ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर। हमेशा हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर ईयर जहाँ पे आप अपने स्टैटिस्टिकल डेटा का कैलकुलेशन। नाउ in India, contribution to GDP are mainly divided into three broad sectors. Those are agriculture and allied sector, industrial sector and services, जिनको आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज सेइंग net domestic product accounts for capital that has been consumed over the year in the form of housing vehicle और machinery deterioration। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है। फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑल आर करेक्ट, और आपका डी फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो बताइए, क्या फर्स्ट ऑप्शन जो जीडीपी के बारे में बोल रहा है, इज इट करेक्ट, या जीडीपी एक्चुअल में यही होता है? सेकेंड, आपका जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सीएसओ ने इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, वो 3 सेक्टर्स के नाम भी हमने डिस्कस किए थे।
एंड द नेक्स्ट ऑप्शन अबाउट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं और इनकरेक्ट हैं? क्या होगा आपका सही? निशा इज सेइंग फोर्थ इज ए, नम्रता इज ऑल्सो सेइंग। ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट? चलो देखो, यहाँ पे जीडीपी वाला फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जीडीपी का मतलब ही ये होता है कि आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बनाए गए हैं, दैट इज आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक। सेकेंड आता है आपका जीडीपी को मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है क्या? तो बिल्कुल सही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी 3 सेक्टर्स हैं जहां से आपका जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एंड इन सेक्टर्स को कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम किसने डिवाइड किया था? सीएसओ ने डिवाइड किया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। ये भी याद रखना है कि ये सेक्टर्स किसने डिवाइड किए थे, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सेकंड भी सही है। थर्ड हम बोल रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इट अकाउंट्स फॉर कैपिटल दैट हैज बीन कंज्यूम्ड ओवर द ईयर इन फॉर्म ऑफ हाउसिंग, व्हीकल, मशीनरी। तो क्या ये सही नहीं होगा? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आपका कंज्यूम कर लिया गया है, इट मीन टॉकिंग अबाउट कि आपका जो डेप्रीसिएशन है उस चीज को आप यहाँ पर हटा चुके, ठीक है? कंज्यूम फॉर्म आपके कैपिटल गुड्स की बात करें, एंड कैपिटल गुड्स में बोल रहे हैं कि आपका जो कंज्यूम हो चुका है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स के बाद की जो वैल्यू आपकी आती है दैट इज एनडीपी। तो इज इट राइट और रॉन्ग? एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो कंज्यूम्ड ओवर द ईयर का मतलब दे आर टेलिंग अस कि हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद बात कर रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है एंड थर्ड भी सही है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड द वैल्यू ऑफ कंज्यूम गुड्स, और जो भी यूज्ड वैल्यू है हम उसको ऑलरेडी डिडक्ट करने के बाद बात करें तो करेक्ट आंसर विल। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a tabulated statement that indicates different quantities of commodity that would be demanded at different price? We have discussed this question in the demand and supply chapter. डिमांड एंड सप्लाई में जब हमने द टर्मिनोलॉजीज हमने जो डिस्कस की थी रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर, उसमें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करी। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? यहाँ पे पूछा गया है, आपका एक टैबुलर फॉर्म में इंडिकेट किया जा रहा है किसको? क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। कमोडिटीज की जो क्वांटिटी है उनको एक टैबुलर फॉर्म में डिफाइन किया जा रहा है या फिर इंडिकेट किया जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इज इट डिमांड शेड्यूल, इज इट लॉ ऑफ सप्लाई, इज इट लॉ ऑफ डिमांड, और इज इट डिमांड इलास्टिसिटी? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नमस्ते स्टूडेंट ग्रुप। यार अपना ओरिजिनल नेम रखा करो जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर एजुकेशनल आईडी बनाते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हैं, वेदर यू आर स्टडिंग इन अडा 24/7 पेड बैचेस, हमेशा अपना जो नेम है उससे आईडी यूज किया। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से। ईशा इज सेइंग फिफ्थ इज ए, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट रेस्ट? ये हम ऑलरेडी हमारे जो सेबी ग्रेड ए के सेशंस चल रहे हैं वहां पे ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? नहीं आता है तो ये भी बता दो कि नहीं आता है हमें। ऋत्विक इज सेइंग मैम क्वेश्चन नंबर 3। ओके ऋत्विक, फर्स्ट गिव मी द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। बिल्कुल, आपका थर्ड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताइए पहले। सी, देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि टैबुलर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट एक टेबल के फॉर्म में आपको बताया गया है कि पर्टिकुलर कमोडिटीज की क्वांटिटीज जो है वो कितनी डिमांडेड है एट द डिफरेंट प्राइस। तो इट इज ऑलवेज ना डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल भी मैंने आपको बताया था कि आपके प्राइजेस पे सप्लाई डिमांडेड कितना होगा वो टेबल फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा, तो वो आपका सप्लाई शेड्यूल होगा, इट इज डिमांड शेड्यूल। गुड, किसने किया था करेक्ट आंसर? निशा हैज सेड फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र ऑल्सो सेड ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। तो करेक्ट इज डिमांड शेड्यूल। ऐसे ही आपका सप्लाई शेड्यूल होता है। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? जहां पे आपका एट डिफरेंट प्राइस
व्हाट इज द सप्लाई डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, उसको टेबल के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, तो वो आपका क्या, सिंपल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, वही चीज है, जब आप लॉ ऑफ डिमांड की, जब आप लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हो, उसी चीज को जब टेबल के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, आपको टेबल के फॉर्म में बताया जाता है दैट एट व्हाट प्राइस आपका कितना क्वांटिटी डिमांडेड है, तो वो आपका डिमांड शेड्यूल होता है, और सप्लाई कितना होगा तो वहां पे आपका सप्लाई शेड्यूल होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और ऋत्विक इज सेइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग आपकी दो तरीके से होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन द प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, जहां पर हम न्यू सिक्योरिटीज करते हैं, वी आर इशूइंग द न्यू सिक्योरिटीज, and every time whenever we are issuing the new security, it will be issued by the company and it will be purchased by the investor, like company अपना securities issue करी और हम लोग खरीदेंगे। तो दैट्स वाई इसका आंसर जो होगा 1 एंड 2 होगा। बेस्ट क्वालिटी मार्केट जो है वो बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को। यू नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को क्यों आप बेस्ट क्वालिटी बोल रहे हो? बिकॉज इट इज रिस्क फ्री मार्केट। यहाँ पे रिस्क नहीं होती है। किस चीज की रिस्क नहीं है? कि आपका पैसा डूब जाएगा। मार्केट रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे कि आपका पैसा डूब रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यू हैव द गारंटी दैट गवर्नमेंट विल रीपे द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटी विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहा जाता है बेस्ट क्वालिटी मार्केट। ऋत्विक, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? और इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट इन दिस क्वेश्चन देन डिफाइन दैट। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंपीटिंग इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वुड प्राइस बी द की फैक्टर? जब कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे आपका प्राइस जो होगा वो की फैक्टर होगा? नाउ लेट मी नो, इज इट परफेक्ट कंपटीशन, इज इट ओलिगोपोली, इज इट मोनोपोली, इज इट मोनोपोलिस्टिक? क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? So when we are competing, ठीक है, in which form of market structure price will be the key factor? क्लियर है? ओके, ठीक है ऋत्विक। नाउ लेट मी नो सिक्स का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मार्केट स्ट्रक्चर, राइट? सी इन द पेपर यू विल हैव द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी आप देखकर चलना कि गलत आंसर मत देना। इनफैक्ट यू कैन से दैट वी डू नॉट नो, ठीक है, हमें नहीं पता है, तो वी विल डिस्कस द आंसर एंड वी विल कंटिन्यू, बट फोकस ऑन कि हम गलत ना करें। सोचो अच्छे से। हिमांशु इज सेइंग ए, अनामिका इज सेइंग ए, वेरी गुड। व्हाट अबाउट रेस्ट? देखो सिंपल है ना, वी आर टॉकिंग कि आपका प्राइस की फैक्टर कब होगा? जब आप कंपीटिंग करें। तो की फैक्टर कहाँ होता है? आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका जो की फैक्टर होता है व्हेन वी आर कंपीटिंग विद द अदर फर्म्स, तो आपका क्या होगा? की फैक्टर प्राइस होगा। तो करेक्ट विल बी परफेक्ट कंपटीशन। वेरी गुड अनामिका एंड हिमांशु। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी को गलत नहीं देना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आप बेसिक बैंकिंग भी स्टार्ट करते हो ना, तो यू नो द आंसर ऑफ दिस। बताइए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इज इट सेबी, इज इट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इज इट आरबीआई? ठीक है, एमओएफ स्टैंड फॉर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेबी यू नो, आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो। अच्छा, हु इज दी रीसेंट चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी के रिसेंट चेयरमैन कौन है बताइए जरा, आपका एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको भी आप अच्छे से जानते हो, इट इज ऑब्वियस, बीएसई को कैसे नहीं जानोगे आप। नेक्स्ट इज आरबीआई। तो इनमें से कौन रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करता है दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन आवर कंट्री? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अनुराग। व्हाई यू आर सेइंग सी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करेगा क्या? Karan is saying D. Himanshu is also saying. Anamika is saying say B. Good afternoon, Priya. Dharmendra is saying D. Pooja is also saying D. Okay.
So the correct answer is, it is obvious ना, Reserve Bank of India. Why SEBI will regulate the foreign exchange market? Foreign exchange reserve जो है कौन मेंटेन करता है? RBI. It is one of the function of Reserve Bank of India. ठीक है, RBI is the मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है आपका, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट, which of the following holds true in case of inflation in the economy? इन्फ्लेशन की जब हम बात करें, we have already discussed आपका इन्फ्लेशन क्या होता है. We have discussed that whenever there is a rise in the prices of goods and services is known as inflation. तो इन्फ्लेशन के टाइम पर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा? First is saying it helps increasing the living standard, it reduces price of goods and services, it reduces purchasing power of money, और all are true. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके लिए true होगा when there is inflation in the economy? So what will be the right answer? Yes, the stock market is regulated by SEBI. We can say the capital market is regulated by SEBI. Okay? The capital market is regulated by SEBI, जहाँ पे आपका स्टॉक, आपका कमोडिटी, आपका डेरिवेटिव मार्केट्स भी आते हैं. Okay, maximum are saying C. Vidya is saying C. Shiva Kumar is saying. Anurag is saying D. Anamika C. Anshu is also saying C. All are true बोल रहे हो आप लोग. Is it confirm कि आपका all are true होंगे? कैसे बोल सकते हो बेटा D ऑप्शन आप? जितने भी लोग डी बोल रहे हैं, इट मीन्स यू डू नॉट हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द इन्फ्लेशन. बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं. देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ इन्फ्लेशन. आप जरा सेकंड ऑप्शन पूछो, पढ़ो. इट रिड्यूसेस प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे आपका डी हो सकता है? जब भी इन्फ्लेशन होता है द प्राइसेस विल ऑलवेज राइज. आपके प्राइसेस हमेशा इंक्रीज होते हैं जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है. तो आप डी कैसे बोल सकते हो? इट विल नेवर बी डी. आपका सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है क्या? आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको सीपीआई के बारे में बताया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग को यहाँ पे इंडिकेट करता है विद द इन्फ्लेशन रेट. कॉस्ट ऑफ लिविंग जब भी इन्फ्लेशन आता है तो आपका इंक्रीज होता है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, इट इज ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा. इट विल रिड्यूस योर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है. प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग. जब प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा. इट इज ऑब्वियस. तो करेक्ट यहाँ पे क्या होगा? इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा? इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा. तो करेक्ट आंसर विल बी सी. आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इट रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ मनी. इसको मैंने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था. स्टिल आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, तो यू हैव टू कवर द बेसिक्स. आपको सेशन के बाद में इन्फ्लेशन के बेसिक्स कवर करने की फिर से ज़रूरत है. उस सेशन को एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअली कैसी कैसी कंडीशंस को क्रिएट करता है इन द इकोनॉमी. तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूस होता है. परचेजिंग पावर ऑफ मनी का सिंपल सा मतलब होता है बेटा आपका वैल्यू ऑफ मनी. आपका मनी वैल्यू है. मनी वैल्यू को हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है बाय इट्स परचेजिंग पावर, कि कितना पैसा कितनी चीजें खरीद पा रहा है, वो आपको बताता है कि आपका मनी वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है. मैंने उस सेशन में आपको बताया था जब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है और इसके कंपैरिजन में आपको गुड्स एंड सर्विसेज कम मिल रहे हैं, इट मीन्स इस सिचुएशन में कि आपने पैसा ज्यादा दिया, गुड्स एंड सर्विसेज कम मिले हैं, तो मनी वैल्यू हमेशा रिड्यूस हो. अगर आप पैसा कम दे रहे हो और उस कम पैसों में आपको ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, इट मीन्स आपका मनी वैल्यू. एंड जब भी इन्फ्लेशन आता है, यू नो द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग, तो प्राइजेस बढ़ेगा. तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी आएगी कि पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कम मिल रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस आपका मनी वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी. इट रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑफ मनी. और राहुल 14 से स्टार्ट हो रहा है बेटा बैच आपका, जो सेबी ग्रेड ए जनरल स्कीम का बैच है. जनरल स्कीम की क्लासेस आपकी 14 से स्टार्ट हो जाएंगी ऑन योर एप्लीकेशन. ठीक है, तो जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन आंसर दिया था, गो टू द इन्फ्लेशन चैप्टर. इन्फ्लेशन चैप्टर पे जाओ, उसको एक बार रिवाइज करो ताकि फिर से आप ये सिली सी मिस्टेक ना करो. चलो नाउ नेक्स्ट. A syndicate loan, also known as syndicated bank facility, is a loan facility provided by a group of lenders who work together to provide funds for a single borrower
अंडर दिस फैसिलिटी द बोरोवर कुड बी अ कॉर्पोरेशन, एन इंडिविजुअल और अ गवर्नमेंट। तो सिंडिकेट देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने सिलेबस पूरा रिवाइज कर लिया है, आफ्टर रिवाइजिंग द सिलेबस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर योर एग्जाम। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नई नई टर्मोलॉजीज के बारे में बताते हैं, और उन नई टर्मोलॉजीज को पढ़कर आप अपने और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है, इस सिंडिकेट लोन, आपको यहाँ से, अगर आपने कभी सिंडिकेट लोन के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आपका जो डाउट है दैट व्हाट इज सिंडिकेट लोन वो भी क्लियर होगा। क्या होता है लोन? सिंपली जहाँ पे ग्रुप ऑफ लेंडर्स जो हैं वो एक सिंगल बोरोवर को फंड प्रोवाइड करते हैं एक साथ मिलकर। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर अंबानी जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और जाके बोलते हैं कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कैपिटल कि वो एक सिंगल पर्सन को दे सके। क्यों? बिकॉज यू नो आपका पीएसएल का क्राइटेरिया होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के क्राइटेरिया होते हैं, तो आप एक सिंगल बोरोवर को पूरा पैसा नहीं दे सकते हो अपने पर्टिकुलर बैंक में, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपकी लिक्विडिटी। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और वी कैन से एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये ग्रुप ऑफ लेंडर्स हैं जो मिलकर एक सिंगल बोरोवर को लोन दे रहे हैं। ये कहलाता है आपका सिंडिकेट लोन। तो ये किसको देंगे? एक कॉर्पोरेशन को, एक इंडिविजुअल को, या फिर गवर्नमेंट को? कौन है जो एलिजिबल होता है यहाँ पे बोरोवर? व्हाट विल बी द आंसर? ए, बी, सी और डी? क्या होगा आपका आंसर? विद्या इज सेइंग बी है। व्हाट अबाउट रेस्ट? बाकी लोगों का आंसर क्या है? पूजा इज ऑल्सो सेइंग बी। राहुल, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन ना, 14 से आपका सेशन स्टार्ट होगा ऑन एप्लीकेशन, जनरल स्ट्रीम की क्लासेस। चलिए बाकी लोग बताइए 9th का आंसर क्या होगा? एनी वन कैन टेक लोन, डी होगा, ऑल 1 2 3। एक कॉर्पोरेशन को भी दिया जा सकता है, एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, गवर्नमेंट को भी दिया, ठीक है, तो आपका करेक्ट विल बी डी। वाई एवरीवन इज सेइंग डी? गवर्नमेंट नहीं ले सकता था क्या? गवर्नमेंट कैन बिकम अ बोरोवर, ठीक है, अंडर द सिंडिकेट लोन। चलो नाउ नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड अपन इंक्रीज करेंगे बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द 50 क्वेश्चन, ठीक है, टुडे। चलिए नाउ नेक्स्ट इज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? सबसे पहला तो आंसर मुझे आप ये बताओ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैनेज्ड बाय हूम? इसको मैनेज कौन करता है? कौन है हमारी कंट्री में जो मैनेज करता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को? यू नो ऑल व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको पता है क्या होते हैं? सिंपली द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स विच इज मैनेज्ड बाय और मेंटेन्ड बाय, किसके थ्रू मेंटेन होता है? बताइए जल्दी से। बेटा आप लोग जब आंसर लिख रहे हो ना तो क्वेश्चन नंबर भी साथ में लिखो, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का ए बी सी डी ई जो भी आपके अकॉर्डिंग है आंसर, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट करो, सो दैट आई विल नो कि आप किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड। आरबीआई, इट इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत जल्दी से आपको आंसर करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन से आइटम्स हैं जो कंपोनेंट होते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के? तो पहला है आपका गोल्ड, सेकंड है एसडीआर, एसडीआर स्टैंड फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, थर्ड है आरटीपी रिजर्व ट्रांसपोजिशन, फोर्थ है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड फिफ्थ है आपका सिल्वर होल्डिंग। तो इन पांचों में से कौन से पर्टिकुलर आइटम्स हैं जो आपकी कंट्री में आरबीआई के द्वारा मैनेज किए गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर इंक्लूड होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ये, ऑल एक्सेप्ट 3, ऑल एक्सेप्ट 4, ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ, ऑल आर कंपोनेंट्स। तो क्या होगा आपका आंसर? वेरी गुड हिमांशु एंड शिव कुमार। आरबीआई मैनेज करता है हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। नाउ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन? 10th इज सी, ओके। व्हाट अबाउट रेस्ट? बाकी लोग बताएं। एसडीआर, व्हाट इज एसडीआर? एसडीआर इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आप लोगों ने आईएमएफ के बारे में सुना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एसडीआर इज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, एज वी कैन से, जैसे कि आप समझ सकते हो कंट्री हमारी इंडिया, इन इंडिया वी आर यूजिंग द करेंसी रूपी, ठीक है, इंडिया में हम रूपी करेंसी को यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांजेक्शन। तो हम यूएस की बात करेंगे तो यूएस आर यूजिंग डॉलर।
तो एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन करेंसी। ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना खुद का एक यूनिट ऑफ अकाउंट बनाया है, जहाँ पे सर्टेन बास्केट ऑफ करेंसी बनाया गया है। उसी बास्केट ऑफ करेंसी को हम बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इट इंक्लूड्स 5 करेंसी। ठीक है, कौन सी 5 करेंसीज होती हैं? आपका US डॉलर, यूरो, येन, पाउंड एंड रेनमिनबी। इन पांचों करेंसीज का जो बास्केट होता है उसको हम बोलते हैं आपका स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR। हिमांशु सिंह डी, विद्या सिंह सी। चलो ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ। सिल्वर होल्डिंग्स आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट नहीं होता है, रिमेंबर। करेक्ट आंसर विल सभी हैं। आपका गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं। तो रिमेंबर कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हैं आपके FCR जो हैं, दिस FCR इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट कवर्स द गोल्ड, SDR, RTB एंड फॉरेन करेंसी। नाउ व्हाट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स? यू नो, सिंपली जो भी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, रेनमिनबी, पैसो, जो भी करेंसीज आपकी कंट्री में आ रही है, दैट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स। नाउ व्हाट इज RTP, रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या होता है? शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि वी कैन से कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जो है वो IMF की या वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनना चाहती है, तो दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज टू give a certain amount of money for the contribution or for becoming the member of the particular international organization। तो वहाँ पर आपका जो इकोनॉमी होता है, साइज ऑफ इकोनॉमी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि किस पर्टिकुलर कंट्री को कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा टू बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है टू डिसाइड कि हमें कौन सी पर्टिकुलर कंट्री को मेंबर बनाना है, कौन सी कंट्री को नहीं बनाना है। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ इकोनॉमी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है एक कोटा किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, ना वो ही डिफाइन होता है अंडर द RTP, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, दैट द इंडिया हैज व्हाट पोजीशन इन IMF। क्या कोटा इंडिया का IMF में है? तो सिंपली जो भी कंट्रीब्यूशन कंट्री के थ्रू किया जा रहा है, दैट इज आपका RTP। क्या होता है ये? इट इज रिजर्व ट्रांसपोजिशन, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली आप याद रखो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का IMF में कितना होल्डिंग है, ये बताने के लिए क्या पोजीशन है, वी यूज द रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इन डिटेल कभी जब हम IMF का सेशन लेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका साइज ऑफ इकोनॉमी पे कैसे आपका कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट होता है। Here remember the full form की reserve transposition क्या होता है, and it shows the position of the country in the particular international organization। ठीक है, now SDR I have already told you, special drawing rights होते हैं आपके। special drawing rights are the unit account of IMF, जहाँ पे 5 करेंसीज के बास्केट को कहा जाता है SDR। those currencies are US डॉलर, यूरो, येन, पाउंड एंड renminbi। clear? renminbi is the latest currency which was added in SDR, ठीक है, on the 1st October 2016। सिल्वर होल्डिंग सिंपली इट मीन जैसे गोल्ड होल्डिंग्स होता है ना बेटा, आपका गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं, वैसे ही सिल्वर होल्डिंग बोला जा रहा है कि सिल्वर को भी मेंटेन किया जाता है, सिल्वर रिजर्व्स भी मेंटेन किए जाते हैं। बट नहीं, आपका FCR में सिल्वर होल्डिंग्स नहीं होता, गोल्ड होल्डिंग्स होता। ठीक है हिमांशु, सिल्वर होल्डिंग क्लियर? निशा, RTP क्लियर है आपको? फास्ट लर्नर SDR क्लियर है? आई हैव ऑलरेडी गिवन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ SDR। क्लियर टू ऑल? वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ। यानी कि आपका सिल्वर होल्डिंग्स जो है सिर्फ नहीं होगा, अदर फोर्स आर द कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच इज मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सर JB से, या फिर वी कैन से अकॉर्डिंग टू सेज लॉ। ठीक है, सर JB से का नाम में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई को, वी हैव डिस्कस कि आपका JB से ने क्या कहा है और मिस्टर GM कीन्स ने क्या कहा है। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। सेकंड इज सेइंग प्राइसेस आर इनफ्लेक्सिबल इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। Third is saying supply creates its own demand, and fourth is saying prices are inflexible in an upward direction. So which of the following option is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए? अकॉर्डिंग टू सेज लॉ और वी कैन से JB सेज लॉ, इनके लॉ के अकॉर्डिंग विच पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट? वी हैव डिस्कस दिस इन द डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। निशा इज सेइंग सी। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। व्हाट अबाउट रेस्ट?
Karan is saying B. See, there were two statements we have discussed before starting the demand and supply chapter. First statement was demand creates its own supply, and the second statement was supply creates its own demand. So the correct answer for this question is supply creates its own demand. ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है इट वाज गिवन बाय सर जेबी से एंड डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सर जेएम कीन्स जिनके बारे में हमने पढ़ा था दैट ही हैज आल्सो गिवन अस द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो रिमेंबर कि किस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने क्या थ्योरी आपको दी है तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की सप्लाई अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करती है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेबी नाउ नेक्स्ट investment in unencumbered instrument under SLR include which among the following SLR you know everyone statutory liquidity ratio जो कि recently आपका 18% चल रहा है what is statutory liquidity ratio you all know that banks have to maintain a certain amount of NDTL with themselves ठीक है बैंक को अपने ही पास एक certain percentage of NDTL जो है वो reserves के form में maintain करना होता है तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन कर रहा है बैंक अपने ही पास वो कौन सी सिक्योरिटीज होंगी वी नो आपका एसएलआर में जो कंट्रीब्यूशन रहता है जो रिजर्व रहता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश आपका गोल्ड एंड योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ठीक है जी सेक मीन्स योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटीज हैं विच कैन बी हेल्ड बाय बैंक्स है ना वाइल अंडर द एसएलआर रिजर्व कौन सी सिक्योरिटीज होगी बिल्स होगा डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो पूजा आप सी आंसर किसका बोल रहे हो 12th क्वेश्चन का सतीश यू आर सेइंग बी ऑप्शन आप किसका बोल रहे हो इज इट फॉर 12th क्वेश्चन और इज इट फॉर 11th क्वेश्चन मेंशन योर क्वेश्चन नंबर ऑल्सो See, the correct answer is C. Both A and B traceables dated government security both are the government securities और दोनों को ही यहाँ पर रखा जा सकता है under the SL ठीक है Now there are how many types of treasury bills? Treasury bills के types कितने जरा बताना जल्दी से आप लोग Types of treasury bills. How many types of T-bills are there? Anshu is saying 12th is B. Not only dated government security, T-bills also. T-bills आपके क्या होते हैं? Treasury bills होते हैं. 12th is C. ठीक है, very good क्षितिज. C. Treasury bills आपके 3 types के. There are 3 types of treasury bill. One is 91 days T-bills. Second is 182 days. And third is your 364 days. ठीक है पहले 7 डेज 14 डेज एंड 28 डेज की ट्रेजरी बिल्स भी इशू किए जाते थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब वो इशू नहीं किए जाते तो 91 182 364 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स जिनको हम टी बिल्स भी बोलते हैं तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज सी नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ और द परफेक्ट मार्केट का इसमें से कौन सा फीचर है फर्स्ट इज सेइंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है आपका वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं एंड सेलर्स भी होते हैं सेकंड इज कि प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस कमोडिटी यानी कि सिमिलर कमोडिटीज का प्रेजेंस होता है इन द परफेक्ट मार्केट और फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज अलाउड इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो बताइए इनमें से कौन सा फीचर है आपकी परफेक्ट मार्केट का या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर Anshu, there are 3 types of T-bills. Okay, 91, 182 and 3. But what will be the answer of question number 30? Parvati is saying D, all of the above. Isha is saying D. Himanshu is saying D. What about rest? Kshitij is also saying D. Pooja is saying B. Okay, presence of homogeneous.
ठीक है, मैक्सिमम आर सेइंग डी, तो करेक्ट आंसर इज डी. In the perfect competition market, you have large number of buyers and sellers. There will be the presence of homogeneous goods or commodities. You can say similar goods and commodities आपके होते हैं. And third is free entry and exit is allowed in the आपका perfect competition. Correct answer will be D. Next, which of the following are not included in the calculation of GDP? GDP के calculation में इनमें से क्या include नहीं किया जाता है? We have already discussed what are the loopholes of GDP, है ना, loopholes in calculating GDP. तो जो loopholes हमने discuss किए थे वही आपका आंसर यहाँ पे होगा. तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है while calculating the gross domestic product? बताइए, what will be the correct answer of question number 13? Sorry, 14. 14 is A. Parvati Sujay Singh. C option, work performed within the family. This is C, all of the above. Okay. What about rest? Nisha is also saying A. Riddhima is saying A. Okay. See, the correct answer is D actually, because आपका black market यानी कि black economy भी है, transfer payments भी include नहीं होते, and the work performed within the family भी include नहीं होता. ये हमने discuss किया था ना, mothers working from home for home, नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं, उस नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज में आपका ये सी ऑप्शन आता है. तो करेक्ट विल बी ऑल ऑफ दी अबव. ये सभी आपके होल्स होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी. तो करेक्ट आंसर विल बी योर डी, ऑल ऑफ दी अबव. नॉट ओनली ब्लैक मार्केट, बेटा ब्लैक मार्केट नहीं होता, नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज है जिनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है. ठीक है, अगेन द ट्रांसफर पेमेंट्स आल्सो. नाउ नेक्स्ट 15th, if RBI wants to reduce the liquidity, what is the meaning of liquidity? liquidity मतलब कैश फ्लो, सिंपली कैश फ्लो की बात आप यहाँ पे कर रहे हो. फ्रॉम द सिस्टम इट शुड, कि अगर आरबीआई लिक्विडिटी को रिड्यूस करना चाहता है सिस्टम से, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आरबीआई डू? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो, अगर आप लोग गलत ऑप्शन डिसाइड बता देते हो ना आंसर में, उसको डिलीट मत किया. लेट द योर कमेंट बी देयर. ठीक है, रहने दो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप रिवीजन करते हैं, सेशन को फिर से देखते हो, रिवीजन करते हो, तो यू विल नो, याद रहेगा कि यहाँ पे मैंने गलत आंसर कर दिया. डोंट डिलीट योर कमेंट कि हमने गलत आंसर. चलिए बताइए, इफ आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस द लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम इट शुड, आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई वांट टू रिड्यूस द लिक्विडिटी. सी. ओके मैम, आप पर क्लासेस कब से शुरू होंगी? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जनवरी. 14 से आपका सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन. अनएनकम्युनिकेटेड सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं बेटा विच इज इशूड बाय अ कंपनी ऑन द बिहाफ ऑन अदर इंस्टीट्यूशन. 15 इज सी, एवरीवन इज सेइंग सी, तो ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट इज वेरी गुड, सी आपका करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे यू हैव टू इंक्रीज द सीआरआर रेट. आप जब सीआरआर रेट को इंक्रीज करोगे तो अपने आप सिस्टम से आपका जो लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगा. बिकॉज in the CRR, what is CRR? Cash reserve ratio. In the CRR, all commercial banks have to maintain a certain amount of their NDTL with Reserve Bank of India in form of cash. तो वो पैसा जब आपका RBI के पास ज़्यादा रिजर्व हो जाएगा फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, तो लिक्विडिटी इन द मार्केट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. तो आपको क्या करना होगा? इंक्रीज दी सीआरआर. करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल नॉट बी मेकिंग एनी मनी? इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जहां पे बैंक्स मनी मेक नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अर्न मनी. ठीक है, पैसा नहीं कमा सकते. कौन सा ऐसा पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है? तो मीटिंग सीआरआर रिक्वायरमेंट, कि सीआरआर रिक्वायरमेंट अगर बैंक फुलफिल कर रहे हैं तो वो मनी अर्न नहीं कर सकते. सेकंड इज मीटिंग एसएलआर रिक्वायरमेंट, एसएलआर रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल कर रहे हैं
ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन वो मनी जनरेट नहीं कर सकते हैं. पार्किंग मनी इन आरबीआई अंडर रिवर्स रेपो में आरबीआई के साथ जब वो अपना एक्सेस सरप्लस अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो वो मनी जनरेट नहीं कर सकते हैं. तो इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन है जहां पर बैंक्स आर नॉट मेकिंग एनी मनी, बैंक्स आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट? ए, बी और डी? ओनली वन. ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. व्हाई आर यू टेकिंग अ लॉट मोर टाइम टू आंसर? Himanshu is also saying B. Naseeb is saying D. This is also saying. ठीक है, चलो, वेरी गुड. सी, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो एसएलआर पे बैंक्स कैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बैंक्स मेंटेन करते हैं. व्हेन बैंक्स आर मेंटेनिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंदर एसएलआर, तो ऑब्वियसली ना वहाँ पे तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे कर रही है. नाउ आपका नेक्स्ट आता है पार्किंग मनी विद आरबीआई अंडर रिवर्स रेपो. तो वी नो 3.35% इंटरेस्ट बैंक अर्न ही तो कर रहे हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली वन, यानी कि बी ऑप्शन, मीटिंग सीआरआर रिक्वायरमेंट. सीआरआर जब आप पढ़ते हो तो वी नो कि अंडर द सेक्शन 42(1) ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वहां पे बोला गया है कि बैंक्स कैन नॉट अर्न मनी ऑन सीआरआर और आरबीआई डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सीआरआर. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम? इनमें से कौन सा है जो आपको नेशनल इनकम के बारे में बता रहा है? विच पर्टिकुलर ऑप्शन इज नोन एज नेशनल इनकम? Is it GNP at factor cost? First is we are saying gross national product at factor cost, second net national product at factor cost, gross national product at market price और net national product at market price. We have discussed this in our national income session जहाँ पे हमने GDP, GNP, NDP, NNP की बात करी थी. वहाँ पे I have told you कि आपका national income क्या होता है और यह भी बताया था कि GDP market price से हम कहाँ गए हैं national income calculate करने. So let me know आपका कौन सा correct option होगा for the question 17. Nisha is saying B. बिल्कुल आयुष, वी विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो. जो रिमेनिंग टॉपिक है वी विल कवर दोस एंड वी विल कवर द एमसीक्यूज ऑल्सो, डोंट वरी. बिल्कुल अनुज, यू कैन रिवाइज दैट पर्टिकुलर बैच ऑल्सो, बट वन मोर थिंग विच यू हैव टू डू कि आपका जो अपडेशंस हुए हैं वो आपको अपडेट जरूर करने. लाइक इन द फाइनेंस देयर आर लॉट मोर अपडेशन. मनी मार्केट का अपडेशन आपका हो चुका है, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपके अपडेशंस हैं. आपका फॉन्डेड पॉलिसी में जो अपडेशंस हैं वो अपडेशंस आपको ऐड करने पड़ेंगे इफ यू आर रिवाइजिंग फ्रॉम द ओल्ड बैच. 17 इज बी. ओके, ठीक है, एवरीवन इज सेइंग बी. तो करेक्ट इज आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट. वेरी गुड. आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? नेशनल इनकम. करेक्ट आंसर इज. नाउ नेक्स्ट, द डैश इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री सिटीजन वेदर ओवरसीज और रेसिडेंट इन अ ईयर माइनस डेप्रिशिएशन. अब देखो, आप इसको अगर पार्ट्स में डिवाइड करके इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हो तो इजीली आप इन द सेकंड्स आंसर कर सकते हो. सिंपली क्या बोल रहे हैं? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, किसने बनाया है? बाय कंट्री सिटीजन, यानी कि कंट्री के सिटीजन रेसिडेंट की बात आप यहाँ पे करो. वेदर ओवरसीज और रेसिडेंट, ठीक है, इट मीन्स विद इन और आउटसाइड जोग्राफिकल बाउंड्री की बात कर रहे हो आप, वो भी माइनस करके डेप्रिशिएट. तो व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर? आपका एनएनपी होगा, जीएनपी होगा, एनडीपी होगा या फिर जीडीपी होगा? आंसर क्विकली. व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर 18th क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर एक्चुअली आप लोग रिवीजन कर रहे हैं फ्रॉम द सेशन जो सेबी ग्रेड ए के आप लोग के लिए हमने स्टार्ट किए थे फ्रॉम द 13th ऑफ दिसंबर, अगर आप उनका रिवीजन कर रहे हैं तो यू कैन आंसर दिस. क्या होगा करेक्ट आंसर? 18th ए. ओके, राइट द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो नसीब.
18th इज ए, एवरीवन इज सेइंग ए, वेरी गुड। देखो इट इज ऑब्वियस ना, देखो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो डेप्रीशिएशन है तो आपका नेट होगा, तो बी और डी ऑप्शन तो अपने आप हट जाते हैं, बिकॉज डेप्रीशिएशन माइनस करो तो इट इज कंफर्म कि आपका नेट प्रोडक्ट ही होगा। ना अब पता करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, तो कैसे पता कर सकते हो, कंट्री का सिटीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस आपका क्या होगा, एनएनपी होगा। तो करेक्ट आंसर इज योर एनएनपी। 18th का आंसर है आपका ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिस्पोजेबल इनकम इज ऑफन टॉक्ड अबाउट व्हेन डिस्कसिंग नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम डिस्पोजेबल इनकम की बात हमेशा करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिस्पोजेबल इनकम, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको डिस्पोजेबल इनकम के बारे में करेक्टली डिफाइन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इनकम अवेलेबल विद कॉर्पोरेट्स आफ्टर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि कॉर्पोरेट्स के पास टैक्सेस पे करने के बाद जो पैसा होता है वो डिस्पोजेबल इनकम। सेकंड ऑप्शन इज सेइंग इनकम व्हिच कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, वो पैसा जो कंपनी डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उसको आप डिस्पोजेबल इनकम बोलते हो। नेक्स्ट इज सेइंग इनकम एक्वायरिंग टू इंडिविजुअल आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन पेड, इंडिविजुअल पर्संस के पास, आपके और मेरे पास डायरेक्ट टैक्सेस पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम है, और नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, कम ऑन आंसर क्विकली। ए एक्टिव। 19th C, Nisha is saying, Himanshu is, what about rest? Siddhima is also saying, we have discussed what is personal income and what is personal disposable income. I have told you कि personal income क्या होता है, the individual person's income for a particular financial year। एक साल में मैं जितना भी पैसा कमा रही हूँ, मेरी जो इनकम होगी दैट इज आपका पर्सनल इनकम होगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, अगर मान लीजिए एक साल में मैं 10 लाख रुपए कमा रही हूँ तो कैन आई स्पेंड ऑल द मनी, क्या मैं पूरे 10 लाख रुपए खर्च कर सकती हूँ? तो आप बोलोगे नो मैम, फर्स्ट यू हैव टू पे योर लाइबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ जो आपकी लाइबिलिटीज हैं आपको वो पे करना होगा। तो जब मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करती हूँ तो मेरी इनकम में से जितनी भी मेरी लाइबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ थी, जब मैं वो पे कर देती हूँ तो वो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, इनकम एक्वायरिंग टू इंडिविजुअल्स आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन पेड। So what is personal income? Personal income simply means the income of an individual person in a particular financial year। एक साल में आप कितना पैसा कमा रहे हो, चाहे वो आप किसी भी सोर्स से कमा रहे हो, दैट इज योर पर्सनल इनकम। नाउ व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, खर्च करने योग्य आय हम इसको बोलते हैं, कि आप कितना खर्च कर सकते हो। तो आप कितना खर्च कर सकते हो आफ्टर पेइंग योर लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो 10% का टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर दो, उसके बाद जो पैसा बचता है आप वो खर्च कर सकते हो। अब वो खर्च करना है, वो सेव करना है, इट्स अप टू यू, पर आप कर सकते हो उसको खर्च आफ्टर पेइंग योर लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट विल बी। हिमांशु, डिस्पोजेबल इनकम क्लियर है अब आपको? So what is disposable income? Simply the personal income minus your direct taxes. Correct answer will be C. Next. What will be the impact on economy if RBI increases CRR? अगर RBI CRR को increase करता है तो what will be the impact in? बताइए। So first option is saying credit creation increases, loan becomes cheaper. Second is saying credit creation decreases, loan become costlier. Third is saying credit creation increases, loan becomes costlier. Fourth is saying credit creation decreases, loan becomes cheaper. बहुत simple answer है और बहुत simple question है, you can easily answer this question। चलो बताओ जल्दी से, what will be the correct answer? 20th is B, Naseeb is saying B, what about rest? See, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि what will be the impact on economy if RBI increases CRR? इट इज ऑब्वियस, जब आरबीआई सीआरआर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बैंक्स को रिजर्व ज्यादा मेंटेन
एंड व्हेन बैंक हैज टू मेंटेन मोर रिजर्व देन द लिक्विडिटी इन द मार्केट विल बी लो। ठीक है, आप बैंक ज्यादा पैसा रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास रखवा रहे हैं सीआरआर के अंदर, तो इट इज ऑब्वियस लोन बांटने के लिए बैंक के पास पैसा कम होगा। ठीक है, तो आपका लिक्विडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। लिक्विडिटी मार्केट में कम होने का मतलब आपके लिए जो क्रेडिट अवेलेबल था वो कम हो गया। क्रेडिट अवेलेबल होने का मतलब क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा, मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी जो है वो कम होगी, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन आपका डिक्रीज। तो इट इज ऑब्वियस या तो आपका बी ऑप्शन हो सकता है या तो आपका डी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सीआरआर के बढ़ने से मार्केट आपका क्रेडिट क्रिएशन, ए और सी तो नहीं हो सकता। ठीक है, देखो किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को आपको क्वेश्चंस के साथ लिंक करने होते हैं, वो आपको यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि इट इज ऑब्वियस सीआरआर इंक्रीज होगा तो बैंक्स का ज्यादा पैसा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व चला जाएगा। तो बैंक्स के पास लोन बांटने के लिए पैसा कम होगा। जब बैंक्स लोन कम बांटेंगे तो इट इज ऑब्वियस क्रेडिट क्रिएशन जो है वो डिक्रीज होगा, या तो बी होगा या डी होगा ना। और सेकंड चीज ये आती है कि जब बैंक्स लोन कम बांट रहे हैं तो बैंक्स जो लोन बांट रहे हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बांटेंगे या फिर लो रेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बांटेंगे। तो इट इज ऑब्वियस ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टैगफ्लेशन के अंदर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब हमारे पास ज्यादा आ रहे थे तो हम कम फीस लेके भी काम चला पा रहे थे। बट जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कम है तो हमें उनसे ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें हमारी कॉस्ट निकालना है, हमें हमारा प्रॉफिट कमाना है, एक्सपेंडिचर्स कवर करने उन्हीं स्टूडेंट से। तो इट इज ऑब्वियस ना, महंगा होगा प्राइस आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सिंपल कि जब भी आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा और लोन जो है वो कॉस्टलियर होंगे। करेक्ट आंसर विल, बिल्कुल करेक्ट हिमांशु, लोन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो लोन आपका कॉस्टलियर होगा। क्षितिज हैज गिवन, अनामिका इज गिविंग, क्षितिज अनामिका यू हैव टू कवर योर बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करो आप। पूजा हैज सेड डी, पूजा आप भी रिवाइज करो। तो करेक्ट आंसर विल बी गिवन बाय नसीब, रिद्धिमा, हिमांशु एंड निशा। वेरी गुड, चलिए। Now next, which of the following is correct regarding economic development? We have discussed the formula of economic development. मैंने आपको बताया है economic development के बारे में in the chapter of national income. वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो what is the formula of economic development? Is it economic growth plus economic welfare? Is it economic growth minus economic welfare? Is it GDP plus economic welfare or none of the above? क्या होगा correct option? बताइए। नहीं पता है तो write that we do not know so that we can discuss and we can continue. Kshitij, okay. What about rest? Is also saying, see, what is the difference between economic growth and economic development is very simple. Economic growth और economic development का मैंने आपको concept भी बताया था, एक वो exam का example लेकर। Like for example, I was preparing for SEBI GRADE A exam since the year 2000 like 18 or 19। 18 में मेरा qualify नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, ऐसे एक example लेकर मैंने आप लोगों को बताया था। सी, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आपका सिंपली व्हेन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। आउटपुट बढ़ रहा है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इट मीन्स whenever the GDP is increasing there is economic growth in the country। ठीक है, आउटपुट बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी में। तो गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा प्रोड्यूस होना, आपका जीडीपी का बढ़ना, आपका आउटपुट का बढ़ना, दैट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ सिर्फ जीडीपी बढ़ने से क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा? लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रोडक्शन तो बढ़ गया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ गई, बट देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री जो पहले 100 प्रोडक्ट्स बना रही थी, उसी इंडस्ट्री ने अब 100 की जगह 200 प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कंट्री में इंक्रीज नहीं हुई, एक ही इंडस्ट्री जो पहले 100 प्रोडक्ट्स बना रही थी अब 200 बना रही, तो आपका आउटपुट तो बढ़ा, आपका जीडीपी भी बढ़ा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ। पर क्या इससे कोई वेलफेयर हुआ इकोनॉमी में? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ? नहीं, वही 10 लोग पहले काम कर रहे थे वही 10 लोग अब काम कर रहे हैं। ना नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट इंक्रीमेंट हुआ, ना पर कैपिटा इनकम में हुआ,
ना पॉवर्टी खत्म हुई ना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, तो इट मीन्स जीडीपी का बढ़ना, ग्रोथ तो दिखाता है आपका, आउटपुट तो बढ़ता है, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में बढ़ते हैं, पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट डेवलपमेंट की तरफ कब लेकर जाएगा, जब आपको दिखाई दे रहा है कि आउटपुट बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है आपकी कंट्री में, पॉवर्टी कम हो रही है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी खत्म हो रही है, इट मीन्स ऑब्वियस ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो रहा है आपका, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पैसा आ रहा है उनके पास, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी ऑल्सो हाई। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक वेलफेयर होता है तो इट डिफाइंस योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द आउटपुट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, द जीडी इंक्रीमेंट इन द जीडीपी, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ होता है। पर उसी जीडीपी के बढ़ने के कारण, उसी आउटपुट के बढ़ने के कारण, उसी प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण, व्हेन यू सी द डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, आप वेल बींग देख पा रहे हो लोगों के रहन सहन में, आप एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते हुए देख पा रहे हो, आप पॉवर्टी खत्म होते हुए देख पा रहे हो, तो वो आपका क्या होगा? अब बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक, नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए बी सी और डी? एवरीवन वाज गोइंग विद द सी ऑप्शन, नाउ अब क्या बताओगे सही आंसर? वेरी गुड, 21st इज ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली, अब तो लिख दिया मैंने पूरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए नाउ नेक्स्ट, which of the following method of national income shows unduplicated contribution by each industry to total output? We have discussed the methods of calculating national income. There were three methods, आपका production method जिसको हम value added method बोल रहे हैं, सेकेंड इज योर इनकम मैथड एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मैथड। तो इन तीनों मैथड में से कौन सा ऐसा मैथड है जो अनडुप्लीकेटेड कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्री के साथ हुआ है वो टोटल आउटपुट में शो कर रहा है? अनडुप्लीकेटेड मीन्स इट सिंपली मीन्स कि आपका क्या नहीं हुआ, डबल कैलकुलेट नहीं किया जा रहा उस पर्टिकुलर आउटपुट, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट 2 टाइम्स, ठीक है, डबल काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा मैथड होगा? अथीरा इज सेइंग ए, अथीरा कौन से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, 21st और 22nd? See, the correct answer is your value added method, आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इन द वैल्यू एडेड मेथड आप क्या नहीं कर रहे हो, डबल काउंटिंग नहीं, ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी योर वैल्यू एडेड मेथड। नाउ लेट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, 22nd का डी नहीं होगा बेटा, बोथ ए एंड बी नहीं, ओनली वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट, which of the following is the most liquid of all the monetary aggregate? ये अब आपका कहाँ आने वाला है, आपका डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी वाला जो टॉपिक दिया गया है सेबी ग्रेड 8 के सिलेबस में इन द इकोनॉमिक्स, वहां से आपका क्वेश्चन है that which of the following is the most liquid of all money aggregates, M1 M2 M3 M4 M0 भी आपने सुना होगा, तो इनमें से कौन सा है जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है? मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होने का मतलब सिंपल सा मतलब है आपका दैट वी आर सेइंग कि आपका जो पैसा है यू कैन इजीली कन्वर्ट दैट मनी इन फॉर्म ऑफ कैश, जब भी आपको चाहिए तो उस पैसे को आप इजीली मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो, ये होता है आपका मतलब मोस्ट लिक्विड फॉर्म होने का। तो M1 M2 M3 M4 इनमें से मोस्ट लिक्विड फॉर्म का कौन सा टाइप ऑफ मनी होता है? 23 is A, 23 is M1, okay. Now Riddhima is saying A. Narrow money, very good. Narrow money तो बेटा M1 M2, so both are narrow money. M3 M4 are broad money. Okay, narrow money M1. Okay. So everyone is going with M1. Very good. The most liquid form of money aggregate is M1. M1 आपका most liquid form होता है. क्या होता है M1 का formula? M1 formula simply means CU plus DD plus deposit with RPI. ये होता है आपका M1, ठीक है। इन डिटेल जब हम M1 M2 M3 M4 डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को, तब सबको डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ M1 बता देती हूँ। तो करेंसी यूनिट मींस द नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जितना कैश होता है वो करेंसी यूनिट में कवर किया जाता है। डीडी मींस आपका डिमांड डिपॉजिट,
द कैश अमाउंट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, जहाँ पे आपका डिमांड डिपॉजिट यानी कि करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट की हम बात करते हैं, एंड डिपॉजिट विद आरबीआई, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सीआरआर। तो ये तीनों मिलाकर आपका M1 बनता है, एंड ऑल दीज थ्री आर इन द फॉर्म ऑफ कैश। लाइक पब्लिक के पास जो पैसा इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक में जो आपका सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट में वो भी कैश है, लिक्विड इजीली, जब चाहो तब पूरा पैसा आप अकाउंट से निकाल सकते हो। डिपॉजिट विद आरबीआई इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये आपका क्या हो गया, M1, इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट मैथड? इनमें से कौन सा ऐसा मैथड है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जिसको आप फैक्टर पेमेंट मैथड के नाम से भी जानते हो? बताइए, बहुत सिंपल आंसर। वी हैव डिस्कस, इनमें से एक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में हमने डिस्कस किया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है वो आपकी नेशनल इनकम होती है, बस वही मेथड आपका फैक्टर पेमेंट मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड होगा? 23rd इज निशा इज सेइंग ए, अच्छा 23rd हमारा M1 था। चलो 24th का आंसर आप लोग बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड? Is it valuated method? Is it expenditure method? Is it income method? Or is it A and B both? 24th technique is saying B. In the expenditure method, we have discussed वो formula आपका consumption plus government expenditure plus investment plus net exports, वो discuss किया था हमने expenditure method में, क्या? वेरी गुड रिद्धिमा, इट इज इनकम मैथड। इनकम मैथड में आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है उसको ऐड करते हैं हम, तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। तो करेक्ट आंसर विल बी 24th is C. Now next, demand creates its own supply is the consideration of which of the following theories? अगर इस सेशन को स्टार्टिंग से आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर सेशन। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, बताइए? ए, बी, सी और डी? 25th is C, 25th is A. Some is saying C, some is saying A. Himanshu is also saying okay. वेरी गुड, इट्स ए। सेज लॉस क्या था आपका? सप्लाई खुद की डिमांड क्रिएट करता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये था हमारा लॉ, सेज लॉ। और आपका ये है जेएम कीन्स लॉ। करेक्ट विल बी ए बेटा, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। नाउ द टर्निंग पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल एट विच आउटपुट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग? आपका टर्निंग पॉइंट बिजनेस साइकिल का जहां पे आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज। बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 25th इज ए बेटा, आपका 25th ए होगा, वेयर वी आर टॉकिंग आपका डिमांड क्रिएटेड सोर्स। ना आंसर 26 क्वेश्चन, the turning point in business cycle at which point the output stops in and the and it start decreasing. वेरी गुड, पीक आपका मेच्योरिटी वाला सिचुएशन, जो जब आप पीक पे पहुंच चुके हो तो आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज स्टार्ट डिक्रीज। वेरी गुड, 26 बिजनेस साइकिल आपका एक पूरा टॉपिक है, ठीक है? इकोनॉमिक्स के अंदर सेबी में बिजनेस साइकिल इज अ टॉपिक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट? किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस में वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आपको बताना है। बताइए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस? ट्वेंटी सेवंथ इज बी, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस। ओके ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट? 27 का आंसर करिए अब।
everyone is saying okay. तो व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में आपका सब्सिडी होता है। फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स दी आपका सब्सिडी, सब्सिडी को इंक्लूड करता है फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो इट इज ऑब्वियस फैक्टर कॉस्ट में से जब आप सब्सिडी को हटाओगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करोगे तो यू विल गेट योर मार्केट प्राइस। तो करेक्ट आंसर विल बी वेरी गुड अतिक, बिल्कुल सही। फैक्टर कॉस्ट में वी ऐड सब्सिडी, इन मार्केट प्राइस वी डिडक्ट सब्सिडी एंड ऐड टैक्सेस। करेक्ट आंसर विल बी योर बी। Now, which of the following is the correct representation of calculation of per capita income? Per capita income calculate करने का correct representation of calculation इसमें क्या है? So, is it GDP divided by total population? Is it GNP divided by total population? NDP divided by total population or national income divided by total population? बहुत simple question है। So, what will be the correct option? A, B, C or D? बताएंगे। Is it GDP, GNP, NDP और national income? इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आवर पर कैपिटा इनकम। इसी के साथ ये भी आंसर कर दो, एट द फर्स्ट टाइम व्हेन दादा भाई नारोजी हैज कैलकुलेटेड आवर पर कैपिटा इनकम इन द ईयर 1867-68, हमारी पर कैपिटा इनकम उस टाइम पे कितनी? लेट्स सी कितने लोगों ने वो सेशन को एक्चुअल में रिवाइज किया है या अच्छे से पढ़ा है। बताइए, फर्स्ट टाइम से पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की गई थी, हाउ मच इट वाज? रिद्धमा इज सेइंग डी, हिमांशु इज सेइंग डी, शिवम इज सेइंग बी। एक बार फिर से पढ़ो शिवम इसको। Agnik is saying D, Pooja is saying D, Ashish is also saying. So maximum students are saying the correct answer is B. ठीक है, वेरी गुड। पर कैपिटा इनकम इज सिंपली नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जब आप नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो वो कहलाता है आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, अगर यहाँ पे नेशनल इनकम की जगह एनएनपी फैक्टर कॉस्ट लिखा होता तो भी हम सही मानते। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन भी आपका पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प आरबीआई फाइट इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो आरबीआई को इन्फ्लेशन फाइट करने में हेल्प करेगा? प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है एमके, यू गो टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ अडर 24/7 क्रिएटेड प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे सेबी ग्रेड ए प्रिपरेशन के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रहा है आपका। फ्रॉम 13 दिसंबर से आपके वहां पे सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, सो प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल, एक बार चेक करो। नाउ बताइए, कौन सा पर्टिकुलर ऐसा मेजर है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को फाइट कर सकता है? ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? मैक्सिमम आर सेइंग 29th इज डी, ए। डी एंड ए दो में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, व्हाई देयर इज कंफ्यूजन एंड ए ऑप्शन? बताइए क्यों है कंफ्यूजन? देखो सिंपली, आरबीआई इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए क्या कर सकता है? तो इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, डिक्रीज एसएलआर। अब देखो, डिक्रीज करने से तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यू नो ना। जैसे ही आपने इन्फ्लेशन को कम करना चाहा तो यू हैव टू मेक द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी।
एंड इन द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आपके जो पॉलिसी रेट्स हैं वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो बी ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, इट इज ऑब्वियस। ठीक है, तो इंक्रीज सीआरआर बिल्कुल सही होगा क्योंकि आपका पॉलिसी रेट यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट व्हाट वी आर सेइंग, आरबीआई सेल सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी इन वन ऑफ आवर सेशन, जहाँ पे मैंने बताया था आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाले मेजर्स में कि एमएसएस और ओएमओ जो है, यहाँ पे व्हाट आरबीआई डू, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटी को ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एमएसएस के अंदर, तो इट इज ऑब्वियस आपका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी, तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए कहा था वो सही नहीं है, सिर्फ आप सीआरआर को इंक्रीज नहीं करते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग भी होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट एस्टैब्लिशमेंट स्कीम के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट विल बी डी। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। बीओपी आपको पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिंपली अ, what is balance of payment? It is a systematic statement of all the economic transaction between इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितना भी आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जहाँ पे बताया जाता है कितना पैसा इनफ्लो हुआ है, कितना पैसा आउटफ्लो हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, दैट इज आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो किसके ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे? इंडिविजुअल्स के, कंपनीज के, या फिर गवर्नमेंट्स के, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या होगा करेक्ट आंसर? एम के सिंह, बी इट मीन्स बोथ 2 and 3। अच्छा, इंडिविजुअल्स के ट्रांजेक्शन्स नहीं आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? अगेन मैं डेफिनेशन बताती हूँ। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं, उसके रिकॉर्ड को हम बोलते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। आशीष, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन। इस 30th वाले क्वेश्चन के बाद मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा बेटा। इट इज ऑल ऑफ दी अबव ना। आपके इंडिविजुअल जो है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो भी पैसा आ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स हो, वो भी इंक्लूड होगा। तो करेक्ट विल बी ऑल ऑफ दी अबव। आपकी सभी ट्रांजेक्शन ऑफ, चाहे वो इंडिविजुअल आपका पर्सनल रेमिटेंस हो या प्राइवेट रेमिटेंस हो, दोनों काउंट किया जाता है। प्राइवेट रेमिटेंस होता है जहां पर कंपनीज अपना पैसा ट्रांसफर करती है ना, पर्सनल होता है इंडिविजुअल्स के पैसे ट्रांसफर। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट 30th का। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे आशीष का कि प्लीज क्वेश्चन, बाय सेलिंग सिक्योरिटीज मनी विल बी जनरेटेड। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे, अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे हेल्प करता है? दैट वी नो पब्लिक हैव अ मनी, पब्लिक के पास लिक्विडिटी है। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी। पब्लिक के पास लिक्विडिटी है एंड हियर इज आरबीआई, जिसको गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज दी हैं क्या करने के लिए? मार्केट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। Now, whenever there is high liquidity with public, it is obvious that the inflation will be generated in the economy. पैसा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा करेंगे, इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में आरबीआई ये सिक्योरिटीज पब्लिक को दे देता है, सिक्योरिटीज जाती है पब्लिक के पास एंड द एक्सेस लिक्विडिटी विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी सिक्योरिटी सेल क्या होती है, हम लोग खरीदते हैं ना, तो हमारे पास जो पैसा था वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है बिकॉज वी परचेज दो सिक्योरिटी। तो आरबीआई सेल जब कर रहा है तो मार्केट से लिक्विडिटी को कम कर देता है। आशीष, अब क्लियर है आपका ये वाला डाउट कि सिक्योरिटीज की सेलिंग से आपका पैसा जो है वो मार्केट से कम होगा, और वो कम होने का रीजन क्या है? बिकॉज पीपल इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो हमारा पैसा सरकार के पास चला जाता है। तो इन्फ्लेशन को फाइट करने में ये आरबीआई की हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेटेज इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। उन्हीं कंपोनेंट्स में, ये चारों आपके कंपोनेंट्स है, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी होगा, गोल्ड भी होगा, एसडीआर भी होगा, रिजर्व ट्रांसपोजिशन भी। इन चारों में से हाईएस्ट वेटेज किसका रहता है आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में? बताइए। Yes, very good, MK. With the help of selling of government security, RBI collects और RBI control the liquidity with the public. Public की liquidity को control करता है. Very good.
ना बताओ वेटेज ज्यादा किसका होगा? इट इज ऑब्वियस, बहुत सिंपल है ना, फॉरेन करेंसी एसेट्स का वेटेज ज्यादा होगा आपका। तो करेक्ट विल बी योर ए, द वेटेज विल बी हाई ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स। Which of the following refers to the currency in which most number of transactions takes place globally? Again, this question is from your chapter Demand and Supply for Money. वहां से आपका ये क्वेश्चन है। आंसर क्विकली, वी हैव टू कंप्लीट दिस सेशन। जल्दी से बताएं आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर। B. Everyone is saying B. Soft currency. Soft currency is the currency which take most number of transactions in the global market. Are you sure? These are the type of money. ठीक है, hot money क्या होता है, soft currency क्या होता है, hard. We will discuss this when we will discuss the demand and supply for money chapter. यहाँ पे आपका आंसर होगा बेटा hard currency. Hard currency कौन सी होती है currency? The currencies which are highly demandable in the international market. इनकी डिमांड बहुत होती है। ठीक है, highly demandable in international market, demandable in international market. सेकेंड, easily convertible currency, आप easily इसको convert करवा सकते हो in another currency. And universal acceptance. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस विल बी देयर, कि हर कोई इस पर्टिकुलर करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए राजी है। ऐसी करेंसी को हम बोलते हैं हार्ड करेंसी। जस्ट अपोजिट कर दो, इट विल बी सॉफ्ट करेंसी। ये डिमांडेबल नहीं है, इजीली कन्वर्टेबल नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हार्ड करेंसी। करेक्ट आंसर विल बी सी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट का इसमें से कौन सा पार्ट होगा? Which of the following are considered as a part of current account? Current account का कौन सा part है? Export import of goods, transfer payments, remittance or all of the above? What is the correct answer for the 33rd question? 32nd का सी नहीं होगा, 32nd का हाँ सी होगा। हार्ड करेंसी वॉज द सी ऑप्शन ना, बिल्कुल सही। चलिए 33rd का बताओ। 32nd हो गया हमारा, 33rd इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, रेमिटेंस एंड ऑल ऑफ दी अबव। आपके आईएमएफ का जो अकाउंटिंग है वो 3 अकाउंट्स में होता है। आपका करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, रिमेंबर दिस ऑल्सो कि आईएमएफ की अकाउंटिंग को 3 अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया। आशीष इज ए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तुषार इज सिंह एंड एमके इज सिंह डी, पूजा इज सिंह डी। नो, करेंट अकाउंट कवर्स ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर विल बी डी। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं एंड रेमिटेंसेस भी आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट विल बी डी। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है इनमें से कौन से आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी लोन्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यू नो, आपका जो गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर रहा है इन द बजट, उसमें कौन से पर्टिकुलर आइटम्स को? 34th, इट इज ए। वेरी गुड, इट इज ए। आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू बोथ आर कवर्ड अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को कवर किया जाता है। वेरी गुड, 34th का आपका ए होगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी चैप्टर। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपिटल बजट में इनमें से क्या इंक्लूड होता है? Expenditure on acquisition of fighter aircraft, financial assistance received from the World Bank, loans made to foreign governments, grants given to states and union territories every year. What will be the answer? बताइए। कैपिटल बजट की बात करें, देखो कंपोनेंट्स ऑफ बजट में वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट एंड सेकंड इज कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म बजट होता है, कैपिटल बजट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म बजट होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपका एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा,
फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक होगा एंड द लोन्स मेड टू फॉरेन गवर्नमेंट्स। करेक्ट आंसर विल बी डी बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजट, तो करेक्ट आंसर विल बी नाउ। बजट डेफिशिट में लीड टू, अगर कंट्री में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिशिट होता है तो इट लीड्स टू विच पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या क्या इससे हो सकता है इन द कंट्री। ऑल्सो राइट द क्वेश्चन नंबर को साथ में बताओ। चिराग एंड भूपेंद्र, आप सी और बी और एन के, आप किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, राइट द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो। चलिए, तो बजट डेफिशिट क्या हो सकता है? राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, इंक्रीज इन करेंसी सर्कुलेशन, इन तीनों में से क्या हो सकता है बिकॉज ऑफ द बजट डेफिसिट? आशीष इज ए 36 के। बजट डेफिशिट में लीड टू, चार इज सिंह, रोहन इज सिंह। देखो, राइज इन, देखो बजट लॉस में गया, बजट बजट डेफिसिट हुआ, इट मींस गवर्नमेंट का बजट लॉस में गया है, तो राइज इन इंटरेस्ट रेट होगा क्या? इट इज ऑब्वियस होगा कि आपके लोन रेट्स बढ़ जाएंगे, इट इज ऑब्वियस। फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी की वैल्यू में फॉल होगा क्या? अगर मान लीजिए बजट डेफिसिट में जा रहा है और आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इट मींस चीजें महंगी हो रही हैं तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन करेंसी सर्कुलेशन होगा क्या? आपकी करेंसी सर्कुलेट होगी क्या मार्केट में? तो इट इज ऑब्वियस ना, बजट डेफिसिट होने का मतलब सरकार ने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है मार्केट में, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है तो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हुई है। तो करेक्ट विल बी बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को ही लीड करेगा आपका बजट डेफिसिट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। आपका रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, देन आपका फिजिकल होता है, बजटरी होता है एंड प्राइमरी डेफिसिट। 5 टाइप के डेफिसिट आपके मेन होते हैं। नाउ व्हाट आर द टू प्राइमरी टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 37th क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि आपके फिजिकल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, टू प्राइमरी टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इट इज टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। जैसे आपका सिंपली वी नो ना व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी, सिंपली द पॉलिसी इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात जहां पे करते हैं गवर्नमेंट की, तो टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, दीज आर द टू प्राइमरी टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट? नाउ अगर हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट की, वेरी गुड, 37th का आपका डी होगा, करेक्ट। नाउ 38th, which of the following are included as a part of capital account? So external commercial borrowing, foreign direct investment, foreign portfolio investment, all of the above. What will be the answer? Jay Singh D. पूजा आप 37th का आंसर कर रहे हो कि 38th का आंसर? अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, राइट द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो ना, क्वेश्चन नंबर साथ में लिखें। तो करेक्ट आंसर विल बी ए बी सी और डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? 38th, everyone is saying D. Very good, all of the above. Correct is your all of the above. Now, if we deduct if we deduct grants to state for the creation of capital assets from revenue deficit, we arrive at, देखो यहाँ पे क्या है, हम डिडक्ट कर रहे हैं ग्रांट्स को। ग्रांट्स मीन सिंपली अनुदान, जो हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प दी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको दी गई है? स्टेट्स को दी गई है। किसको दिया हमने? स्टेट्स को दिए फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए जो भी कैपिटल हमने स्टेट्स को दी है, फंड्स हमने दिए हैं, ग्रांट्स हमने दिए हैं, उसको अगर आप डिडक्ट करते हो फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन? आपका प्राइमरी डेफिसिट होगा, नेट फिजिकल डेफिसिट होगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा, या बजटरी डेफिसिट होगा? 39th, मोना इज सेइंग वॉइस इंक्रीज।
Am I not audible clearly? Voice clear नहीं है क्या आप लोगों को? Let me know. Is voice is okay to everyone, or everyone is facing the issue? So what will be the deficit after deducting grants given to states for the capital assets from revenue deficit? Net fiscal deficit. No, it will not be net fiscal deficit. 39th is C. Chirag. MK is also saying C. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ना. देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद नहीं हो आपको तो थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हो ना. इस क्वेश्चन में तो वो चल सकता है कि सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट में से आपने ग्रांट्स को डिडक्ट कर दिया है, वो ग्रांट्स जो आपने स्टेट को दिए थे फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन. तो जब आप डिडक्ट कर रहे हो ग्रांट्स को तो आपका इफेक्टिव एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा वो आपको दिखाई देगा. तो करेक्ट आंसर विल बी. ठीक है, 39 इज सी. Now, if price of inferior goods falls, its demand will rise, fall, remain constant, or no impact will be there on the demand of the inferior goods. क्या होगा correct answer? A, B, C or D? Inferior goods we have already discussed ना. इसके inferior goods क्या होते हैं? बताइए क्या होगा आंसर? The 40th question answer will be समार सिंह ए, समार सिंह बी, सी. ए, बी, सी तीनों आंसर्स तो दे दिए आप लोगों ने. ओनली डी इज रिमेनिंग. सी देखो आपसे क्या बोल रहे हैं, इंफीरियर गुड्स आपके कौन से होते हैं? वी कैन सी बी. इंडिस्पेंसिबल गुड्स जो होते हैं आपके, ठीक है, आपका इनकम बढ़ता है तो आप इनको खरीदना बंद कर देते हो. तो सिंपली व्हेन वी आर सेइंग कि आपका इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? राइज होगी ना. इट इज ऑब्वियस. ठीक है, आपका प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स गिर रही है तो लॉ ऑफ डिमांड भी आपको बोलता है, क्या बोल रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीजेस देन द डिमांड विल डिक्रीज एंड द प्राइस इज डिक्रीजिंग देन द डिमांड विल इंक्रीज. तो इट इज ऑब्वियस कि आपका इंफीरियर गुड्स का प्राइस जो है वो गिर रहा है तो डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड भी सेम चीज बोल. लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. तो इंफीरियर गुड्स इज नॉट वन ऑफ दीज ना, आपका एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है. तो जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी. तो करेक्ट विल बी ए. नेक्स्ट 41. A steady increase in the general level of prices as a result of increase in aggregate demand in comparison to aggregate supply is simply what we are seeing that there is a increase in the general price level. ठीक है, of goods and services. आपके prices जो हैं वो increase हो. एंड क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? रिजल्ट किसका है? रिजल्ट है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई. इट मीन सिंपली आपका डिमांड ज्यादा है फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट्स व्हाई आपके प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये कौन सा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होगा? कौन सा कॉज ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगा? इज इट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? इज इट डिमांड पुल इन्फ्लेशन? इज इट प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन? और नन ऑफ द अबव? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? गुड आफ्टरनून विजय. 41 इज बी. ओके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. वेरी गुड. चलो देखो यहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो इट इज ऑब्वियस इट विल बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कि आप डिमांड बढ़ रहा है आपका एग्रीगेट डिमांड इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इट विल बी योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. द कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन विल बी डिमांड पुल. नाउ व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग द फैक्टर कॉस्ट, आपका फैक्टर कॉस्ट का प्राइसेस बढ़ रहा है, इस कारण गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं. तो व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दिस इन्फ्लेशन? इज इट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? इज इट डिमांड पुल इन्फ्लेशन? इज इट प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी 42nd. क्या होगा?
राइट द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो पूछा। आई एम 42nd इज ए, आशीष चिराग इज सिंह। ठीक है, कॉस्ट पुश, वेरी गुड। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके गुड्स एंड सर्विसेज के फैक्टर कॉस्ट में जब इंक्रीमेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लेबर की वेजेस बढ़ गए हैं, देयर इज इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेन एवर वी आर सेइंग देयर इज इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके बढ़ गए, गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था, इन दैट सिचुएशन आपका क्या होगा? यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी आपका डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होती है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन क्या होता है आपका? सिंपली वेन एवर वी आर सी दैट द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है? कॉस्ट इंक्रीज होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? डिमांड इंक्रीज होता है। प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन में क्या होता है? आपका प्राइस इंक्रीज होता है। अब प्राइस इंक्रीज होने का रीजन क्या होगा? सिंपली वी कैन से, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, whenever we are trying to increase our profit margin, और whenever we are trying to increase our profit, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे जो टैक्स बढ़ा रही है वो आप जीएसटी लो। जब आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हो तो आप एक्साइज की बात करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस की बात करते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। ये कौन सा टैक्स है आपका? प्रोडक्ट टैक्स है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन टैक्स की बात करें। रिमेंबर द डिफरेंस, ठीक है, एक तरफ प्रोडक्शन टैक्स है, एक तरफ प्रोडक्ट टैक्स की बात हम करें। तो जब कॉस्ट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, एंड प्राइसेस इंक्रीज होंगे। प्राइस क्या होता है इससे? प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट प्लस आपका टैक्स, यही होता है प्राइस। अब ये कॉस्ट अगर बढ़ गया तो दिस विल इंक्रीज योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। पर जब प्रॉफिट मार्जिन और टैक्स इंक्रीज होता है तो फिर ये आपका प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है। रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट, with reference to bottleneck inflation, which of the following statement is correct? बताइए, bottleneck inflation के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? What will be the correct answer? A, B, C or D? B। देखो, we have discussed what is bottleneck inflation, हमने इन्फ्लेशन के टर्म्स में डिस्कस किया था। प्लीज माइक वॉल्यूम हो गया। नाउ इज इट ओके? नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? चलिए, now let me know what will be the answer of 43rd question. 43rd is B, 43rd is C, 43rd is A. Vijay is saying B, Ashish is saying B, Chirag is saying C, MK is A. Only one person is। देखो, what is bottleneck inflation आपका क्या होता है? I have told you कि bottleneck inflation ऐसा inflation है when the demand remains at the same level, demand आपका constant होता है but the supply is decreasing, आपका supply गिरने लगता है। सप्लाई आपका डिक्रीज हो रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है। वो कौन सा इन्फ्लेशन होता है? बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है? आई हैव टोल्ड यू कि आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के कारण आपको देखने को मिलता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो सिंपली व्हाट वी आर सेइंग, बॉटलनेक इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड द डिमांड रिमेन्स एट द सेम लेवल। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, ठीक है, आपका सप्लाई जो है वो गिर रहा है बट डिमांड डिमांड जो है वो रिमेन्स एट द सेम लेवल। नाउ दिस इज बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, and the correct answer will be given by only MK. Now, which of the following is not the function of Reserve Bank of India? इसमें से कौन सा RBI का फंक्शन नहीं है? What will be the correct answer of 44? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या नहीं करते हैं आरबीआई इसमें से? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को मैनेज आरबीआई करता है, तो ये तो आरबीआई कर ही रहा है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इज इट द टास्क ऑफ आरबीआई? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। थर्ड इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, फोर्थ इज इशुएंस ऑफ कॉइन्स। What is not the function of Reserve Bank of India? प्रिंटिंग करेंसी इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है उनको कौन चला रहा है?
देवास, नासिक, मैसूर, सालबोनी कौन चला रहा है इनको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो चला रहा है। करेक्ट विल बी डी, इशुएंस ऑफ कॉइन्स, इट इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉइन्स का जो इशुएंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। एक्चुअली में वी कैन से द प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स विल बी डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली डन बाय रिजर्व बैंक। डिस्ट्रीब्यूशन आरबीआई करता है, आपका प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। नाउ which of the following statement is true for both monopolistically competitive market and oligopolistically industry? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो दोनों ही पर्टिकुलर मार्केट के सही है, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की बात करें चाहे हम ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट की इंडस्ट्री। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ द मार्केट स्ट्रक्चर्स? It is first, firms have some degree of control over prices. मोनोपोलिस्टिक में भी जो फर्म्स हैं उनके ऊपर उनके पास कंट्रोल होता है, और सर्टेन टाइप ऑफ कंट्रोल होता है, सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल होता है प्राइजेस के ऊपर फर्म्स का। एंड इन द ऑलिगोपोली मार्केट, तो करेक्ट आंसर विल बी ए, दोनों ही मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो कॉमन रहेगा। वेरी गुड, 45th इज ए। Insane gaming and Ashish has given the right answer. If a firm sells its output on a market that is categorized by many sellers and buyers, a homogeneous product, unlimited long run resources, mobility, तो बताइए वो कौन सा पर्टिकुलर मार्केट हो, वो जो फर्म है वो क्या कहलाएगा? अ परफेक्ट कंपटीशन होगा, या अ परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर होगा, या एक मोनोपोलिस्ट होगा, या फिर एक ऑलिगोपोलिस्ट होगा? What will be the correct answer? A, B, C or D? Again, if a firm sells its output on a market that is categorized by many sellers and buyers, a homogeneous product, unlimited long run resource. In that situation, what competition or what particular firm indicating here? बताइए। 46, Ashish. What about rest? Mishra is also saying ठीक है, very good. The correct answer is a perfect competition because many sellers and buyers हैं, homogeneous same products हैं आपके, और long run resources mobility वो भी unlimited, resources easily available हैं, factors of production जो है वो easily आप क्या कर सकते हो, transfer कर सकते हो from one producer to another, ठीक है, because there are homogeneous goods है, इसलिए आप ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, मोबिलिटी बहुत इजी हो सकती है। So correct will be A. An open market operation is an instrument of monetary policy which involves buying or selling of dash from or to the public and banks. ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होता है फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स। किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग? यहाँ आरबीआई यहाँ पे किसको सेल और बाय करता है इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन? अगेन अ वेरी सिंपल। Correct answer will be 47th is government securities. Very good. We are selling and purchasing government securities. Buying and selling of government securities happen in the open market operation as well as market establishment. ये दोनों में सेम आप करते हो। Now, if RBI wants to inject more liquidity in the system, it should. अगर RBI मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना चाहता है तो RBI को क्या करना चाहिए? Should RBI do? Very good. Everyone has given this right answer. 47th is C. चिराग, why you are saying B? डिबेंचर एंड शेयर्स तो बेटा आपका आरबीआई के अंडर में नहीं आता ना, सेबी के अंडर में आता। द करेक्ट आंसर विल बी योर सी। नाउ नेक्स्ट 48 का आंसर बताइए क्या होगा? दैट आरबीआई वांट्स टू इंजेक्ट मोर लिक्विडिटी इन द सिस्टम, यानी कि आरबीआई मार्केट में पैसा देना चाह रहा है, पैसा बढ़ाना चाह रहा है, कैश फ्लो बढ़ाना चाह रहा है, तो सिचुएशन में आरबीआई को क्या करना चाहिए? 48 इज डी, चिराग इज सिंह डी, पूजा 47 था, इधर इज सिंह सी, इज ऑल्सो सिंह
बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. What we are saying, we want to inject money in the market. हम मार्केट में पैसा देना चाह रहे हैं. जब आपको मार्केट में पैसा देना चाह रहे हो, इट मीन्स ऑब्वियसली देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. फर्स्ट इज इजी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको आप एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हो. सेकेंड इज योर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हो. इजी एंड टाइट. ठीक है. तो इन इजी मॉनेटरी पॉलिसी आपके पॉलिसी रेट्स जो हैं वो कम होते हैं, जो मार्केट में मनी सप्लाई को इजीली बढ़ाता है. इन द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आपके पॉलिसी रेट्स बढ़ते हैं, जो मार्केट से सप्लाई को कम करते हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि बढ़ाना चाह रहे हैं. पैसा बढ़ाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको पॉलिसी रेट्स कम करनी होगी. तो पॉलिसी रेट्स कहाँ कम हो रही है? सिंपली डी. आप आंसर लगा सकते हो, डिक्रीजिंग द रेपो रेट. कंफ्यूजन की बात ही नहीं है. पैसा बढ़ाना है तो पॉलिसी रेट्स कम होंगी. पॉलिसी रेट एक ही ऑप्शन में कम हो रहा है, दैट इज रेपो रेट. तो करेक्ट आंसर विल बी विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो. सीआरआर के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग सेक्शन 42(1) ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट lays foundation for maintaining CRR by scheduled commercial bank with RBI. Second is saying section 24 of Banking Regulation Act 1949 provides power to RBI to levy CRR on banks. Third is saying bank cannot earn profit on CRR. So what will be the correct answer? A, B और C. इन तीनों में से कौन से statement ऐसे हैं जो correct हैं? Only 1 and 2, only 2 and 3rd, only 3rd, or all are correct. What is the correct answer? Forty-ninth is B. Okay. E means second and third is right. Okay. What about rest? Bhupendra Singh A, 1 and 3rd. Okay. सी ऑब्वियस आपको एक्ट याद नहीं है, पर इसी सेशन में मैंने आपको सीआरआर के एक्ट के बारे में बताया था. इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन किसी क्वेश्चन में सीआरआर आया था हमारा, जहां पे मैंने आपको बताया था आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42(1) डिफाइंस द सीआरआर. सीआरआर को डिफाइन कर. तो करेक्ट आंसर इज पहला वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला सही है, यानी कि ओनली 1 एंड 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बिकॉज सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस द एसएलआर. ये सीआरआर को डिफाइन नहीं करता. किसको डिफाइन करता है? एसएलआर को डिफाइन करता. करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर सेशन, इसका आंसर सबको सही देना है. ठीक है. सो विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. इनमें से कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो आपके एमएसएफ को डिफाइन करता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. So the rate at which banks place their surplus fund with Reserve Bank of India, the rate at which Reserve Bank is prepared to buy or rediscount bills of exchange or other commercial paper eligible for purchase, the rate at which banks can borrow against their excess SLR securities to meet additional liquidity requirements, the rate at which banks borrow funds from Reserve Bank again. So what will be the correct answer? A, B, C or D regarding the MSF facility? Marginal standing facility. क्या होगा करेक्ट आंसर? आशीष सिंह डी, भूपेंद्र सिंह सी. See, what is marginal standing facility? Under marginal standing facility, banks can borrow money from Reserve Bank of India for overnight duration. सिर्फ एक रात के लिए पैसा ले सकते. It means 24 hours के लिए पैसा ले सकते. And they take the money from Reserve Bank of India against of SLR securities. The correct answer will be your C. SLR securities पे एडिशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो होती है, जो से अचानक से इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो आ जाती है, उसको फुलफिल करने के लिए व्हाट दे हैव टू डू, एसएलआर का एक परसेंटेज दे कैन टेक लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर ओवरनाइट ड्यूरेशन. तो करेक्ट आंसर विल बी सी. भूपेंद्र हैज गिवन द राइट आंसर. चिराग आल्सो सी. तो
There are 2% who has given the correct answer. Correct answer is C. Now, if you have calculated your number of questions, so let me know कितने questions आपके सही हैं. If you have not done that, अगर नहीं किया, like for example आप नहीं check कर रहे थे कितने आंसर हमारे सही हैं या गलत हैं, इन द नेक्स्ट सेशन जब भी हम MCQ सेशंस के साथ आएंगे, देन वी विल डिस्कस कि आपके कितने करेक्ट होते हैं आउट ऑफ 50 और 100 जो भी सेशंस हम लेकर आएंगे. So let me know how was the session today. Have you enjoyed the session? Hello Ritika. Thank you so much Ashish. So remember, this is the type of questions you will see in your exam, है ना, from the economic section. Economic section से यहाँ से आपके जो questions हैं वो इस तरीके के questions पूछे जाएंगे. You can see बहुत tough नहीं है पेपर आपका. Questions are very simple. 28 correct, 12 incorrect, 10 not known. Very good Ashik. Decrease the number of incorrect questions because you know there is a negative marking. Okay. तुक्का मारा था लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर तुक्का चलता है. डोंट डू दिस इन द मेन एग्जामिनेशन. मेन एग्जाम में ऐसा नहीं करना. यस, द सेशन विल बी 2 to 3. आज का थोड़ा हमारा लेंदी हो गया सेशन बिकॉज वी हैव डिस्कस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो सेशंस आपके जो हैं मंडे टू सैटरडे रहता है फ्रॉम 2 PM. ज्वाइन द सेशन डेली. एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है. तो आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर सेशंस ऑल्सो, जहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट आपका जो जनरल स्ट्रीम का बैच है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of January. टाइमिंग वी हैव गिवन इन द एप्लीकेशन इन द वेबसाइट. ये आपके टाइमिंग रहेंगे सब्जेक्ट्स के. देन द स्टडी प्लान इज ऑल्सो देयर. यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक कि आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस किस टाइम पे होने वाला है. एंड द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 14th. Yes, same timing. We will meet at 2 to 3 PM from Monday to Saturday. And in some cases, Sunday also. So thank you all for joining the session. And if you have any doubt regarding any question or आपका subject से related कोई question होता है, तो you can ask in the comment section also. चलिए, so let's end the session. Thank you all for joining the session and stay safe.